मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काशिका की 100वीं कक्षा। पीछे तीसरे अध्याय के तृतीय पाद के 98वें सूत्रों तक हो चुका था। पूछना है कुछ तो पूछो पीछे से, नहीं तो आगे चलते हैं। अगला जो सूत्र है आगे, उसमें एक सूत्र पीछे भी आया था, संज्ञा से संबद्ध। देखो पीछे कौन सा आया था। संज्ञा का था ना? नहीं, भाव का। भाव के 2 सूत्र पीछे आ चुके हैं। एक तो है ये पीछे ही इसके, व्रज यजोर भावे क्या, ठीक है ना। और पीछे कौन सा था, पीछे भी आया हुआ है ना। भावेनोपसर्गस्य नहीं, स्थागा पापचो भावे। हाँ, स्था गा पा पचो भावे, ठीक है, यहाँ भी आया था। अब जैसे यहाँ जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं, संज्ञायाम समझ निषद निपत मनविद स्वयं शीं भ्रीण, इस सूत्र में भाव शब्द के विषय में इन्होंने प्रारंभ में ही कह दिया कि भावे इति न स्वर्यते। भावे जो शब्द है ये यहाँ पर नहीं आ रहा है, अर्थात उसको स्वरित नहीं किया गया है, आगे जाने का उसको अधिकार नहीं दिया गया है। तो कौन सा भाव नहीं आ रहा है, ये प्रश्न उठेगा, ठीक है ना। अब यहाँ व्याख्याकारों में कुछ जगह जगह मतभेद भी है, या अंतर भी दिखाई देगा व्याख्याओं में। जैसे पद्मंजरीकार तो कहता है कि पूर्व सूत्रे यद भाव ग्रहणम। अब पूर्व सूत्र तो पूर्व तो यही है बिल्कुल, व्रज यजोर भावे क्या, और पूर्व 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 और चले जाए तो भावे सूत्र भी पूर्व ही जाएगा, जो तीसरा भावे चल रहा है मुख्य। तो कहाँ मानेंगे हम इसको, कौन सा भावे ग्रहण करेंगे। लेकिन न्यासकार ने थोड़ा स्पष्ट कर दिया है कि स्थागादि सूत्रे यद भाव ग्रहणम कृतम तस्यैव स्वरितत्वम न क्रियते, ठीक है ना। उसी की बात हो रही है कि उसको यहाँ नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है कि यदि उसको लेंगे तो अकर्तरी कार के संज्ञा में नहीं आ पाएगा। वहां भावे क्यों ग्रहण किया गया था, स्था गापा पचो भावे में भावे इसीलिए तो ग्रहण किया था कि अकर्तरी कार के संज्ञा से संबंध हटाना था, यही तो कारण था ना। और उसी भावे को हम यहाँ ले लें तो अकर्तरी कार के संज्ञा से संबंध यहाँ भी नहीं रहेगा। अब हम जब उस भावे को नहीं लेते तो उस अवस्था में फिर जो आ रहा है पीछे से भावे और अकर्तृ कार के संज्ञायाम जुड़ा हुआ, वो आ जाएंगे। तो अब जैसे ये कहा गया भावे तीन सूर्यते, तो तुरंत क्या लगता है पता, कि ये सूत्र भाव में शब्दों को नहीं बनाएगा, यही तो लगता है प्रारंभ में। जब बात को खोला जाएगा तब लगता है कि भाव में भी बनाएगा, कर्तृभिन्न कारकों में भी बनाएगा, लेकिन वो संज्ञा में होंगे, बस इतनी सी बात है। अब देखो आगे, तो भावेति न स्वर्यते पूर्व एव अत्र अर्थाधिकार। ये पूर्व एव यहाँ पीडीएफ फाइल में भी पूर्व शब्द है, लेकिन थोड़ा अस्पष्ट रहता है अगर हम इसको पूर्वक का और जोड़ लें,
तो पूर्व वाला का तात्पर्य भावे या कर्तव्य शिकार के संज्ञायाम भावे वाला, ठीक है ना। और पूर्व एवं, तो कहीं कहीं मैंने देखा भी है कि पूर्वक कह करके भी वहां ग्रहण किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए हम जब पीछे सूत्र पढ़ रहे थे भ्रियो संज्ञा, एक बार निकाल लेना उसको भी, उस पर दोबारा थोड़ा कुछ और बात करनी थी। भ्रियो संज्ञायाम सूत्र पर यह प्रथम पाद का 112 संख्या पर, अगर पहला वाला भाग रखा हो तो निकाल के देखो, मिल गया है। 112 सूत्र है, पृष्ठ है इसका 508, मिल गया। भ्रियो संज्ञायाम, तो यहाँ पद्मंजरीकार ने 509 पृष्ठ की प्रारंभ की जो पंक्ति है पद्मंजरी में, वहां इसी सूत्र की ओर संकेत करते हुए लिखा है कि ननु संज्ञायाम समझ निषद इत्यत्र वक्ष्यति, यहाँ कहेंगे। मिल गया है ना उदाहरण, मिला किसी को? पहले पूर्व भाग निकालो काशिका का, प्रथम पाद तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 112 संख्या का सूत्र है भ्रियो संज्ञायाम। और पृष्ठ देखते हैं तो मैं 509 पृष्ठ की बात कर रहा हूं। यहाँ पद्मंजरी की व्याख्या की प्रथम पंक्ति ऊपर की देखो, मिला हो तो बोलो। जी मिला है। हाँ, तो देखो यहाँ पर ननु संज्ञायाम, यहाँ से तो किस सूत्र की ओर संकेत कर रहे हैं? इसी की ओर संकेत कर रहे हैं ये कि ननु संज्ञायाम समझ निषद इत्यत्र वक्ष्यति। क्या कहेंगे यहाँ पर कि भाव इति न स्वर्यते, ये तो मिल गया जो कहते हो। फिर क्या कहा है आगे देखो, पूर्वक एव है, यहाँ पूर्वक का जोड़ा हुआ है, तो पूर्वक एव अत्र अर्थाधिकार है। लेकिन यहाँ जो दिया है इन्होंने काशिका में वो पूर्व एव, तो क यदि जोड़ लेते हैं तो और ज्यादा स्पष्टता हो जाती है। यानी पूर्व वाला जो भावे या कर्तृका के संज्ञान के साथ में जो भावे है, वही भावे यहाँ पर आ रहा है। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि भावे तो यहाँ आना ही है, ठीक है ना। मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें बहुत उलझन आएगी, उसको स्पष्ट करने के लिए बहुत सी बातें समझनी होंगी। अब देखो आगे अर्थ करते हैं कि समझा दिभ्यो धातुभ्य स्त्रियाम क्या प्रत्ययो भवति, धातुएं ले ली गई, क्या प्रत्यय होता है और वो साथ में उदात्त भी रख दिया गया है। क्या प्रत्यय भवति उदात्तः संज्ञायाम विषये। अब यहाँ इन्होंने विग्रह दिखा दिए हैं, तो क्योंकि कर्तृभिन्न कारकों में भी विग्रह हो रहा है कुछ शब्दों का, और कुछ का केवल भाव में भी हो जाएगा। जैसे समजंती अस्यामिति समज्या, तो यहाँ पर किस में किया गया? कर्तृभिन्न कारक कौन सा है? ये अधिकरण, ठीक है ना, जिसमें बैठते हैं, तो वो हो गया समज्या। सभा आदि जहां बैठते हैं वो हो गया समज्या। और अगला दिया है निषद्या, ठीक है ना, यहाँ भी ऐसे ही सद धातु से अधिकरण में कर लेंगे। और आगे मन्या, तो मन्या क्या होता है? अब इसमें देखो नीचे जो उन्होंने व्युत्पत्ति दी है, तो समज्या का तो इन्होंने ही खोल दिया था कि समझंती अस्यामिति समज्या काशिकाकार ने, और बाकी निषद्या निपत्या आदि जो शब्द हैं, तो निषद्या समज्या तो एक सभा हो ही गई जहां बैठते हैं, और निषद्या का तात्पर्य होता है बाजार के अर्थ में प्रयोग आता है। ये बाजार में सब लोग जो है जाकर के बैठते हैं अपना सामान विक्रय करने के लिए। और निपत्या, तो निपत्या जहां पर गिर जाते हैं, तो कहाँ गिरेंगे? जहां युद्ध होता है, तो युद्ध की भूमि है ये भी अधिकरण में ही, तो निपत्या उसको कहा जाएगा। मन्या में
क्योंकि एक तो ये बात है कि संज्ञा के शब्द हैं सारे, ये तो विशेष अर्थ में ही लेना है। तो मन्या जो है ना, ये जो नाड़ी होती है यहाँ पर गले में, यहाँ जो नस नस जो होती है ना यहाँ पर, तो व्यक्ति को कभी जोर से बोल रहा हो या हंस रहा हो या क्रोध आ रहा हो, क्रोध में जोर से बोलते हैं, तो ये नाड़ी थोड़ी फूली हुई दिखाई देती है। जरा से गला फूल जाता है ना, तो नाड़ी फूलेगी, वो साफ साफ दिखाई दे जाता है। तो मन यानी कि ज्ञान उससे हो जाता है किस बात का, कि ये व्यक्ति क्रोध में है, आक्रोश में है, आवेश में है। तो इस तरह से इसका विग्रह दिखाया जाता है। ये इन्होंने इसमें दिया है। हाँ, इसमें देखो पद्मंजरी में कि समज्ञा का लिखा है सभा, निषद्या का देखो आपण लिखा हुआ है, और निपत्या यानी पिछला भूमि है। तो वैसे तो युद्ध भूमि का भी अर्थ लिया है कुछ लोगों ने, और पिछला भूमि से तात्पर्य ये भी होता है कि जहाँ रपट जाते हैं ना, गिर जाते हैं, थोड़ी वैसी भूमि जो गीली हो रही है या चिकनी मिट्टी की होती है, तो पैर रखते ही फिसल जाते हैं, उसको भी कह सकते हैं पिछला भूमि है। और मन्या का अर्थ क्या किया, गल पार्श्व शिरा, कैसे कि मन्यन्ते अनया इति कृत्वा, ठीक है, जिसके द्वारा पता लग जाता है। तो क्या पता लग जाता है कि तया ही क्रुद्ध हो जाए थे ये क्रुद्ध है व्यक्ति, ये पता लग जाता है। तो ये मन्या नाड़ी हो गई, ठीक है ना। आगे शब्द था विद्या। तो विद्या तो बहुत ही स्पष्ट है, जिससे अर्थ का बोध होता है। विद्यते अर्थात ज्ञायते या गृह्यते अनया अर्थ इति विद्या, बहुत प्रसिद्ध शब्द है, संज्ञा में है। और सुत्या, तो सुत्या को इस तरह से कह सकते हैं कि यदि हम अधिकरण में करेंगे तो काल अर्थ में भी ले सकते हैं इसको, ठीक है ना, कि सूयते सोमः अस्याम अस्याम वेलायाम, क्योंकि स्त्रीलिंग का है ना सुत्या, तो सुत्या काल के साथ में जुड़ जाता है, सुत्या का काल, तो सूयते अस्याम इति सुत्या। और काल के अतिरिक्त तो और भी अर्थ हो सकता है, वो बात अलग रही, क्योंकि यहाँ तो संज्ञा के अनुसार जो है ये श्रोत ग्रंथों के शब्द हैं, तो वहां जिसमें प्रसिद्ध है उसको लेंगे। क्योंकि एक शब्द यहाँ सुत्ता जैसे इन्होंने स्त्रीलिंग बनाया है, लेकिन एक स्थल पर ये नपुंसक लिंग में भी प्रयोग में आता है, जैसे सुत्यम अहह, है तो कालवाचक ही है, जिस समय सोम का अभिषेक करेंगे ऐसा दिन। तो वहां कहा कि सुत्वम अहह उत्तमम इति तु आर्षम नपुंसकत्वम, वो आर्ष प्रयोग मान करके उसको शुद्ध मान लिया गया ऐसे ही। आगे शब्द है शय्या। तो शय्या में शय्यते अस्याम इति शय्या, जिसमें सोते हैं, बहुत प्रसिद्ध शब्द है, ये भी अधिकरण में हो गया। तो अधिकरण के ही प्राय मिल रहे हैं इसमें सब। अभी भाव का नहीं आया कोई भी, अब भाव का दिया एक भृत्या। तो भृत्या क्या है, भरण मृत्या, ठीक है ना, जो भी आजीविका है किसी की, वो हो गया भृत्या। और इत्या, तो इत्या ये करण में किया गया कि ईयते गम्यते अनया इति इत्या, जिसके द्वारा हम गमन करते हैं, तो ये क्योंकि संज्ञा में है, तो पहले देखा होगा, अब तो खैर नहीं है, प्रकाश की व्यवस्था के लिए रात्रि में मान लो हम मार्ग में जाना है, तो अब तो टॉर्च आ गई है, सेल डाले उसमें और प्रकाश हो जाता है उससे। लेकिन पहले के समय में जब ये सेल नहीं होते थे, तो क्या लेके चलते थे हाथ में, ध्यान आ रहा है कुछ है? लैंटर्न। एक पार्टी का चुनाव चिन्ह ही था ऐसा, हाँ, लालटेन लालू की पार्टी का चुनाव चिन्ह था ना, लालू प्रसाद यादव बिहार के, तो लालटेन, तो वो है इत्या। तो ये शब्द इन्होंने यहाँ पर दे दिए, यहाँ तक तो बात पूरी हो गई। अब इन्होंने प्रश्न उठाया पीछे की बात को ध्यान में रखते हुए। क्या प्रश्न उठाया कि कथम तदुक्तम, आपने देखो विग्रह क्या क्या दिखाया हमें, कर्तृभिन्न कारकों में भी दिखा दिया, भाव में भी दिखा दिया, लेकिन आप तो वादा खिलाफी कर रहे हो।
आपने तो कुछ और कहा था पीछे हमसे, ठीक है ना। वृत्तिकार के ही वाक्य को लेकर के प्रश्न उठाया जा रहा है, यानी काशिकाकार के ही वाक्य को लेकर के, कि आप कहते कुछ हो और आचरण आपका कुछ और ही दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपने पीछे क्या कहा था, कथम तदुक्तम स्त्रियाम भावाधिकारोस्ति तेन भार्या प्रसिद्ध्यति। अब इसका सीधा सा अर्थ क्या लिया प्रश्नकर्ता ने, पूर्व पक्षी ने, कि स्त्रीलिंग में जो सूत्र आगे आ रहा है, अर्थात इसी सूत्र का उदाहरण देते हुए आपने कहा था कि वहां भाव का अधिकार है। ये कारिका है ना, काशिका में ही आई है कि स्त्रीलिंग में भाव का अधिकार है। और आपने यहाँ क्या कहा था अभी पीछे, कि भावेति न स्वर्यते, भाव की अनुवृत्ति नहीं आ रही है। और वहां आपने कहा था स्त्रियाम भावाधिकारोस्ति, ठीक है ना, भाव का अधिकार है यहाँ पर। और भाव का अधिकार होने से क्या होगा कि संज्ञा वाले शब्द नहीं बनेंगे फिर, ठीक है ना। संज्ञा में ये सूत्र ये लग रहा है, तो अन्य जो संज्ञावाचक शब्द नहीं है वहां पर ये क्या प्रत्यय नहीं होगा। ये क्या प्रत्यय कर रहा है ना, ये कर रहा है क्या प्रत्यय। और भारिया में कौन सा प्रत्यय है, भारिया में कौन सा प्रत्यय है, ण्यत प्रत्यय का हुआ ना, रिहलोर ण्यत से गुण्यत प्रत्यय का हुआ भारिया शब्द। और यहाँ है ये क्या प्रत्यय। तो आपने पीछे ये कहा था कि स्त्रीलिंग में भाव का अधिकार नहीं है, और ये आपने क्यों कहा था, ये मानते हुए कि भारिया शब्द बनाना था, भारिया शब्द बनाना था। और यहाँ यदि भाव का अधिकार आ रहा होता, ठीक है ना, भाव का अधिकार आ रहा होता तो यहाँ भारिया शब्द बन जाता। लेकिन यहाँ क्योंकि आप संज्ञा में ग्रहण कर रहे हैं और भाव का अधिकार लिया नहीं आपने, लेकिन भृत्या शब्द का उदाहरण जैसे पीछे दिया था अभी कि भरणम भृत्या, तो ये तो आप भाव में ही व्युत्पत्ति कर रहे हैं। तो ये प्रश्न यहाँ इन्होंने रखा। अब यहाँ पर एक और विचार करना है कि पीछे दोबारा देखो एक बार उसको, भ्रियो संज्ञायाम सूत्र को, और कहीं कहीं विरोध विरोध भी दिखाई देगा परस्पर कथन में। तो हम थोड़ा महाभाष्य का भी सहारा लेके देखेंगे कि महाभाष्यकार पतंजलि क्या कहते हैं इस विषय में, ठीक है ना। और उनका निर्णय फिर हमारे लिए सर्वोपरि होगा, वो जैसा कहेंगे अंत में हम उसी रूप में उसको स्वीकार करेंगे। तो ये संज्ञायाम समझ सूत्र का महाभाष्य भी यदि निकट में है तो उसको रख लेना, अभी थोड़ी देर में देखते हैं उसको। पहले एक बार भ्रियो संज्ञायाम सूत्र पर दोबारा पहुंचो, ठीक है ना। यद्यपि चर्चा वैसे उसकी हम लोग कर चुके हैं एक दो बार पीछे भी, लेकिन अभी क्योंकि ये प्रसंग दोबारा आ चुका है यहाँ पर, और उसी सूत्र की ओर जो संकेत किया है इन्होंने ये कारिका का उदाहरण दे करके यहाँ पर, तो एक बार उसको फिर देखना है। तो वहां जो 508 पृष्ठ पर प्रारंभ हुआ था, तो पद्मंजलि की पंक्तियों को ही देखते हुए वहां कहा था संज्ञायाम इत्यादि, ठीक है ना, यहां से प्रारंभ हुआ है ये असंज्ञायाम इति किम। तो नहीं, ये कारिका का भाग है, संज्ञायाम पुंसी दृष्टत्वात् न ते भार्या प्रसिद्ध्यति, ये प्रथम पंक्ति है कारिका की। अगली पंक्ति थी स्त्रियां भावाधिकारो सी तेन भार्या प्रसिद्ध्यति, वो यहाँ आई है अभी संज्ञायाम समझ सूत्र पर। तो पद्मंजलिकार ने व्याख्या करते हुए कहा कि संज्ञायाम इत्यादि अर्थात प्रतिषेधस्य इति शेषः। प्रतिषेध का तात्पर्य भैया असंज्ञायाम, संज्ञा में ये प्रतिषेध कर रहा है, संज्ञा में ये सूत्र नहीं लगेगा, क्या प्रत्यय करने वाला सूत्र संज्ञा में नहीं लगेगा, ठीक है ना। पहले एक बात ये बताओ मुझे कि भारिया शब्द संज्ञा में है या केवल यौगिक मात्र है बस, पहले उसको उलझन को दूर कर लो अगर है तो। भारिया शब्द संज्ञा में है। संज्ञा में है, ठीक है ना, संज्ञा में है। मैंने बताया भी था कि मान लो देवदत्त या कोई भी, और वो उसने त्याग दिया पत्नी को, है ना, बहुत से लोग त्याग देते हैं। तो त्यागने के बाद क्या वो भारिया नहीं है, भारिया तो अब भी है।
अगर हम केवल यौगिक लेते हैं तो वो कहेगा देवदत्त कि मैं तो इसका कोई भरण पोषण नहीं करता, मैं तो त्याग दिया, अब थोड़ा ही है भारिया ये, लेकिन फिर भी भारिया है वो। ये कब सिद्ध होगा? जब संज्ञा में स्वीकार करेंगे। ठीक है ना। अब यहां देखो भ्रिय असंज्ञायाम, तो ये संज्ञा में तो लग नहीं रहा है, ये लग रहा है असंज्ञा में। और क्या कर रहा है ये? क्या प्रत्यय। हमें क्या करना है? नियत करना है भारिया में, नियत करना है ना। और ये कह रहा है असंज्ञायाम कि संज्ञा में, संज्ञा से भिन्न अर्थ में क्यप होता है। इसका तात्पर्य हुआ कि संज्ञा में क्यप नहीं होता। तो ठीक है, भारिया में नियत हो जाएगा। बन गई बात कि नहीं? भारिया में नियत हो जाएगा। अच्छा, अब रही बात कि असंज्ञायाम का प्रत्युदाहरण इन्होंने क्या दिया था, अब उसको देखो। प्रत्युदाहरण जो दिया था असंज्ञायाम का, यानी कि संज्ञा का कोई शब्द लेकर के आ रहे हैं ये नियत प्रत्यांत। वो शब्द क्या है? क्षत्रिय कोई है, भार्य नाम का, भार्यो नाम क्षत्रिय। तो भार्य संज्ञा में तो इनको मिल गया शब्द, और सूत्र का बन गया प्रत्युदाहरण। तो असंज्ञायाम शब्द सार्थक हो गया, चरितार्थ हो गया। असंज्ञायाम कहना चरितार्थ हो गया, क्योंकि संज्ञा में ये नहीं करता है क्या, और वहां नियत प्रत्यांत मिल चुका है भार्य शब्द। तो जब एक शब्द नियत प्रत्यांत मिल चुका संज्ञा में, तो संज्ञा में दो दो शब्द तो होते नहीं, वो संज्ञा कहाँ हुई है बताओ? संज्ञा तो कोई एक ही होती है ना। प्रसिद्धि प्राप्त करता है कोई शब्द, तो किसी एक वस्तु के लिए जब प्राप्त करता है प्रसिद्धि को, तब कहते हैं कि संज्ञा है ये। और वही शब्द वैसा ही अन्य अनेकों वस्तुओं के लिए शब्द उपयोग में आने लगे, तो फिर वो संज्ञा क्या है? फिर तो यौगिकता का स्वरूप ले लेता है ना वो, वह शब्द फिर यौगिकता का स्वरूप ले लेगा। और हमें बनाना है संज्ञा में, और संज्ञा में आपने भार्य दिखा दिया, तो हम भार्या कैसे बनाएंगे? अब प्रश्न आया समझ में? भार्या कैसे बनेगा? अब देखो यहां पर पंक्ति को पद्मंजरी की, कि असंज्ञायाम इत्यस्य प्रतिषेधस्य भार्यो नाम क्षत्रियः इत्यत्र पुंसी दृष्टत्वात्, अर्थात चरितार्थत्वात्। चरितार्थ हो गया। न ते, ते का अर्थ हो गया सूत्रकारस्य, न ते सूत्रकारस्य भार्या शब्द सिद्ध्यति, भार्या नहीं सिद्ध होगा, क्योंकि संज्ञा में एक ही तो दोगे आप, दो तो दे नहीं सकते। कि भार्य भी देने लगो, भार्या भी देने लगो, फिर तो यौगिक हो गया ये, अगर दो दो स्थान पर घटाएंगे तो। अर्थात पुंसी चरितार्थे ही प्रतिषेधे, प्रतिषेध जो कहा संज्ञायाम, ये पुल्लिंग में चरितार्थ हो जाने पर स्त्रियाम क्यपा भवितव्यम, फिर स्त्रीलिंग में तो अब नियत होगा नहीं, अब तो क्यप ही होना चाहिए। ठीक है ना, क्यप होना चाहिए संज्ञा में। अब ये किधर की ओर संकेत कर रहे हैं? देखो बहुत सी पंक्ति थोड़ी अस्पष्ट रहती हैं, तो वहां पर थोड़ा और विस्तार करने के लिए हमें समझना पड़ता है उसको, वहां संकेत के रूप में लिख भी सकते हो। ये जो कहा है ना स्त्रियाम क्यपा भवितव्यम, स्त्रीलिंग में क्यप होना चाहिए, किस सूत्र से? बताओ क्या कहना चाह रहे हैं ये? स्त्रीलिंग में क्यप किससे होना चाहिए? संज्ञायाम क्योंकि से। ये, हाँ क्योंकि ये तो कर रहा है असंज्ञा में, ये संज्ञा में तो कर नहीं रहा है। हमें बनाना है संज्ञा में, तो संज्ञा में क्या? फिर उसी से, उसी की ओर संकेत है ये संज्ञायाम समझ निषद सूत्र में, क्योंकि वहां संज्ञायाम तो स्पष्ट लिखा ही है। लेकिन वो क्या नियत कर रहा है? वो भी क्या कर रहा है फिर? ठीक है ना, वो क्या ही तो कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है। लेकिन यहाँ का क्या है असंज्ञा में, वहां का क्या है संज्ञा में। और यहाँ असंज्ञा में आपने प्रतिदाहरण में भार्य शब्द में चरितार्थ कर लिया शब्द के लिए। क्षत्रिय नामक ये क्षत्रिय वाचक जो भार्य शब्द है वो चरितार्थ हो गया है। अब भार्य बनेगा नहीं नियत प्रत्यय करके, तो नहीं बनेगा, तो उस अवस्था में फिर संज्ञा में तो क्यप होना चाहिए। और क्यप यदि हो गया, तो वो जो वाक्य है कि न ते भार्या प्रसिद्धति, यही तो कहना चाह रही है कि आपका तो भार्या बनने से रहा। वो देखा ना, किसी से बातचीत करते हैं कभी कभी और
थोड़ा और व्यंग्यात्मक भाषा में वैसे दिखाते ना, अंगूठा ले, अब कर ले, क्या कर लेगा, तेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। अंगूठा दिखाते हैं ना, अंगूठा दिखाना मुहावरा है ना, एक अंगूठा दिखाना। ये फेल हो गया ना सामने वाला व्यक्ति, तो पाणिनि को फेल कर दिया इन्होंने कि आपका तो भारिया बनने से रहा। ठीक है ना, अब बनाना है भारिया हमें, क्योंकि आपने तो यहाँ पर ये भारिया दिखा दिया हमारे लिए प्रतिधारण के रूप में। तो यहाँ तक हो गया पुंसी चरितार्थ ही प्रतिषेधे स्त्रियाम क्यपा भवितव्यम। अब कहा इन्होंने आगे, ननु भारिया शब्द अपि संज्ञा, और भारिया शब्द है संज्ञा। ठीक है ना, क्यों, हेतु दिया उसमें कि अभ्रियमाणा अपि ही भारिया भारिया इत्युच्यते, जिसका भरण पोषण नहीं किया जा रहा है, किसी ने त्याग दिया, संबंध विच्छेद कर दिया, तब भी भारिया को तो भारिया ही कहा जाएगा। तत्कुतः अस्य क्यपः प्रसंगः, तो क्यप करके तो भृत्या बनेगा, और ये प्रयोग में आता नहीं, ये तो बनता नहीं। कैसे क्यप आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि भारिया ही कहा जा रहा है उसको, तो भृत्या तो कहा नहीं जा रहा है। तो यहां तक ये समझ में आ गया कि न ते भारिया प्रसिद्धति, इन्होंने स्पष्ट किया अपने प्रश्न को। तो अब इन्होंने जो कहा कि स्त्रियाम क्यपा भवितव्यम, ये जो कहा था इन्होंने कि क्यप होगा फिर संज्ञाम समझ निषद सूत्र से, तो उसके लिए खोल रहे हैं अब कि न ब्रूमो अनेन क्यपा भवितव्यम इति। इन्होंने ये समझा कि शायद उत्तर जिसको दिया जा रहा है वह व्यक्ति इस सूत्र के द्वारा जो क्यप हो रहा है उसको समझ बैठा, भ्रियो संज्ञायाम से जो क्यप हो रहा है उसको समझ बैठा, ये मान करके उसको समझा रहे हैं कि न ब्रूमो अनेन क्यपा भवितव्यम, हम इस सूत्र से क्यप हो रहा है ऐसा नहीं कह रहे कि इससे क्यप हो जाएगा, फिर किससे, कि यस्तु संज्ञायाम एव विधीयते। अब यहाँ खोला इन्होंने कि संज्ञायाम समझ निषद इत्यादि ना तत्र अस्य प्रसंगः, वहां पर की प्राप्ति होती है तो आपका तो भारिया शब्द सिद्ध नहीं होगा। ठीक है ना, यही अभी उसी बात को बोला जा रहा है केवल। फिर कहा आगे, न च तस्यापि प्रतिषेध सामर्थ्यान निवृत्ति ही, और यहाँ जो असंज्ञायाम कहा जा रहा है कि संज्ञा में क्यप नहीं होता, तो ये नहीं वहां लागू नहीं होगा, स्त्रीलिंग में लागू नहीं होगा ये, वो भी तो क्यप कर रहा है, वो संज्ञा में क्यप कर रहा है, आप संज्ञा में क्यप का निषेध कर रहे हो, तो ये निषेध वहां थोड़ी लागू हो जाएगा। क्यों नहीं लागू होगा, क्योंकि हमने तो यहाँ पुल्लिंग में दिखा दिया आपको, भार्य देखो बनता तो है, न प्रत्यांत मिल जाता है संज्ञा में। तो न च तस्यापि प्रतिषेध सामर्थ्या निवृत्ति ही, कारण के पुंसी प्रतिषेध से चरितार्थत्वात्, पुल्लिंग में असंज्ञायाम प्रतिषेध चरितार्थ हो गया है। मैं ये सारी बातें इसलिए दोहरा रहा हूं कि थोड़ा बुद्धि का परिष्कार भी करना चाहिए। ठीक है ना, हम धीरे 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 व्याकरण की सूक्ष्मता में प्रवेश कर रहे हैं, तो बीच बीच में बौद्धिक व्यायाम भी आवश्यक होता है। तो थोड़ा एकाग्रता से विषय को पकड़ते रहो। ठीक है ना, बुद्धि में तीक्ष्णता आती है, उसका लाभ फिर कालांतर में जाकर के होगा। आगे जब सूक्ष्म विषय और आएंगे, महाभाष्य में भी प्रवेश करेंगे, तो वहां पर शीघ्रता से विषय पकड़ में आने लगेगा फिर। तो इस तरह से यहाँ प्रश्न अभी ज्यों का त्यों रहा कि भारिया शब्द कैसे बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि वहां के प्रतिषेध को तो ये यहाँ का प्रतिषेध वहां के क्यप को नहीं रोक पाएगा, और वहां भृत्या बनने लगेगा, आपका भारिया तो बनेगा। ठीक है ना, अब उत्तरम आह ऐसा कह करके ये जो कारिका की अगली पंक्ति है ये उत्तर के रूप में है, तो उसी को बोला इन्होंने कि स्त्रियाम भावाधिकारोस्ति। अब इसको यहाँ पर खोल रहे हैं ये कि ननु संज्ञायाम समझ निषद इत्यत्र वक्ष्यति। ठीक है ना, ये सूत्र हमने इसीलिए यहाँ देखा था अभी। तो यहाँ इत्यत्र वक्ष्यति इस सूत्र पर आगे कहा जाएगा, क्या कहेंगे कि भाव इति न स्वर्यते, वहां भाव की अनुवृत्ति नहीं आ रही है। ठीक है ना, पूर्व का एव अर्थ, पूर्व का एव अर्थाधिकार,
अर्थाधिकार क्या होता है? ये जो शब्द है ना, भावे अकर्तृचकार के संज्ञायाम, ये अर्थ ही तो है प्रत्यय के, ये प्रत्यय के अर्थ हैं। तो अर्थाधिकार कह दिया इन्होंने। इसको शब्दाधिकार भी कह सकते हैं कि नहीं भाई? शब्द तो जा ही रहे हैं ना, भावे शब्द जा रहा है, अकर्तृचकार के संज्ञायाम में जो शब्द आ रहे हैं पूरे सूत्र में वो भी जा रहे हैं, लेकिन अर्थाधिकार ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि प्रत्यय इन अर्थों में हो रहा है। क्योंकि शब्द से वहां संबंध नहीं लेना है हमें, वहां जो शब्द का अर्थ है, यानी प्रत्यय जिन अर्थों में हो रहा है उसका अधिकार, तो अर्थाधिकार शब्द से इन्होंने प्रयोग किया, तो ये वहां जा रहा है। उदाहरण भी दिखा दिया वहां पर कि यथा, ये यहीं के उदाहरण का दे रहे हैं सारा, कि समझंती तस्यामिति समज्या, ऐसे वहां बताया जाएगा। निषदंती तस्यामिति निषद्या, ये बताया जाएगा। तो ये बताया जाएगा का तात्पर्य दिखाना चाह रहे हैं ये कह करके कि देखो वहां पर कर्तृभिन्न कारकों में हो रहा है। इसका तात्पर्य अगर भाव की अनुवृत्ति जा रही होती अकेले की तो कर्तृभिन्न कारकों में तो होता नहीं, और वहां ऐसे उदाहरण दिए जा रहे हैं, व्युत्पत्ति की जा रही है कर्तृभिन्न कारकों में, तो स्पष्ट है कि वहां पर अकर्तृकार के संज्ञायाम सूत्र भी जा रहा है। हो गया। तत् कथम इदम उच्यते स्त्रियां भावाधिकारोस्ति। तो वहां जो आपने कहा, ये जो कारिका में है कि स्त्रियां भावाधिकारोस्ति, कि ये आपने कैसे कह दिया फिर कि स्त्रीलिंग में भाव का अधिकार है? अब यहीं पे ध्यान देना, मुख्य बात यही समझने की है। देखो इन्होंने कहा, उत्तर देने वाले ने, सिद्धांती ने क्या कहा कि स्त्रीलिंग में भाव का अधिकार है, इसलिए क्यप नहीं होगा। संज्ञायाम समझ सूत्र में भाव का अधिकार है, इसलिए क्यप नहीं होगा भी धातु से। समझ में आ गया? तो क्या होगा? परिणति ही होगा, भारिया बन जाएगा हमारा। इतनी बात समझ में आई? उत्तर देने वाले ने कहा कि स्त्रीलिंग में भाव का अधिकार नहीं है, लेकिन अब यहां कह रहे हैं कि आप आगे चल करके जो बात बताओगे हम उसके आधार पर ये कह रहे हैं कि आपने ऐसा कहाँ कहा, ऐसा जो कहा है उस कह करके आप भारिया शब्द को कैसे बना लेंगे? वो तो बन नहीं सकता। कि स्त्रियां कथम इदम उच्यते, आप उत्तर ऐसा क्यों दे रहे हैं कि स्त्रियां भावाधिकारोस्ति इति। अगर स्त्रीलिंग में भाव का अधिकार है तो समझंती तस्यामिति समज्या निषद्या, ये शब्द कैसे बन जाएंगे फिर? क्योंकि आपके ही पंक्तियां हैं ये सारी वहां की, ये कैसे बन जाएंगे फिर? ये तो बन नहीं सकते। तो अब उत्तर देते हैं कि न इदम अपूर्वम चोद्यम, हम यहाँ अपनी ओर से कोई अपूर्व बात नहीं कह रहे, ठीक है ना, अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं, काशिकाकार स्वयं ही आगे खोलेंगे उसको, काशिकाकार ही आपके प्रश्न को उभारेंगे आगे। आपने जो प्रश्न उठाया कि स्त्रीलिंग में भाव का अधिकार है, और वहां पर ये प्रश्न स्वयं उभारा जाएगा, और देखो वही पंक्ति थी यहाँ पर कथम तदुक्तम के आगे, ठीक है ना, कथम तदुक्तम कह करके उसी को यहाँ उद्धृत कर रहे हैं कि वृत्तिकार एव ही तत्र वक्ष्यति। वृत्तिकार वहां स्वयं कहेंगे, वृत्तिकार शब्द जहां भी आए वहां ध्यान रखना काशिका, काशिकाकार। तो वो उदाहरण दिया इन्होंने, कथम तदुक्तम स्त्रियां भावाधिकारोस्ति इति, यहाँ इसको इन्वर्टेड कॉमा में ले सकते हो, ठीक है ना, कि ये जो आप ये आगे कहा जाएगा। तो अब उसको खोल रहे हैं कि स्त्रियां स्त्री प्रकरणे संज्ञायाम समझ निषद इत्यादि ना क्यपि विधीयमाने, क्यप करते समय भावस्य अधिकारः। अब इस भाव शब्द को खोल रहे हैं, भाव का अर्थ क्या है, वहां जो भाव का अधिकार कहा गया है उसका तात्पर्य क्या है। यानी ये जो कारिका की पंक्ति में है ना, स्त्रियां भाव अधिकार, उसकी इस भाव शब्द का अर्थ क्या है ये दिखा रहे हैं ये। अभी तक हमने क्या समझा, प्रश्न क्यों बना? प्रश्न इसलिए बना कि भावे सूत्र के भाव शब्द को लेकर के, भावे सूत्र और अकर्तृकार के संज्ञायाम ये वहां जा रहे हैं, ये तो स्पष्ट हो गया, और उदाहरण दे करके उन्होंने प्रमाणित भी कर दिया कि समज्या निषद्या आदि शब्द आपने बनाए हैं वहां पर, ठीक है ना। और फिर भी कह रहे हैं कि स्त्रीलिंग में भाव का अधिकार है, तो विरोध हो गया ना अब।
कि भाव का अधिकार है तो अकर्तृकार के संज्ञा में कैसे आएगा, और भी वो नहीं आएगा तो समज्या निषद्या कैसे बनेगा, ये नहीं बन सकते, जैसी व्युत्पत्ति दिखाई गई है उस अर्थ। तो भाव शब्द का अर्थ क्या है वहां पर ये दिखाना चाह रहे हैं कि इत्यादिना क्यपि विधीयमाने भावस्य अधिकारः अर्थात अभिधेय भाव उपगम लक्षण व्यापार, शब्द के द्वारा जो अभिधेय है, ठीक है ना, शब्द जिसको कह रहा है, जिस अर्थ को, उस अर्थ का, उस अर्थ से उपलक्षित जो भी अर्थ हमारी समझ में आ रहा है, उसका जो व्यापार हुआ, शब्द प्रयोग में आने लगा, जिस अर्थ को लेकर के, उस अर्थ की सत्ता, उस अर्थ का होना, उस अर्थ का शब्द से निकलना, यह है भाव। यहां हमें पारिभाषिक भाव नहीं लेना, यहां हमें पारिभाषिक भाव शब्द को नहीं लेना है, जो भावे सूत्र का भाव शब्द है उसकी ओर संकेत नहीं है ये। स्त्रियाम भावाधिकारोस्ति का तात्पर्य है कि स्त्रीलिंग में जो वहां पर संज्ञायाम समझ सूत्र के द्वारा जो शब्द बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना, उन शब्दों में संज्ञाओं के द्वारा जो अर्थ प्रकट हो रहा है, जो अर्थ निकल रहा है, उसको वहां भाव शब्द से कहा गया है, पारिभाषिक भाव शब्द नहीं है। तो कौन सा अर्थ निकल रहा है कि, तो वो तो शब्द की शक्ति का स्वभाव देखा जाएगा उसका, तो शब्द शक्ति स्वाभाव्यात है, भाव एवं तेन क्यप भवति। तो इस तरह से वो क्यप हुआ भाव में ही, लेकिन भाव से तात्पर्य वहां पर ये भाव नहीं है, भावे सूत्र वाला भाव नहीं है, ठीक है ना। भाव एवं तेन क्यप भवति न कर्मणि, अर्थात कर्म उपपद कह रहा हूं, कर्म अर्थ में। अब ये जो शब्द है इनका न कर्मणि, ये संदेह पैदा करेगा, क्योंकि यहां उदाहरण उन्होंने दिया था समझंति तस्यामिति समज्या आदि, तो ये तो दिया इन्होंने अधिकरण में, किस आधार पर कि अकर्तृकार के संज्ञायाम, कर्तृभिन्न कारकों में। तो कर्तृभिन्न कारकों में केवल अधिकरण ही आता है क्या, कर्म नहीं आता? आता है, कर्म भी तो आता है। और यहाँ क्या कह रही है, न कर्मणि। तो अब भाव शब्द के अर्थ को देखो कि भाव से तात्पर्य है कि शब्द का जो अभिधेय है वो जिस व्युत्पत्ति के आधार पर अर्थ निकल रहा है, जिस व्युत्पत्ति के आधार पर अर्थ निकल रहा है, जैसे अधिकरण की व्युत्पत्ति के आधार पर यदि अर्थ निकल रहा है तो वैसी व्युत्पत्ति की जाएगी, जैसे समझंति तस्यामिति समज्या। अब यहाँ हम किसी और कारक को लेकर के नहीं व्युत्पत्ति कर सकते, क्योंकि फिर अर्थ ही नहीं निकलेगा, वो भाव ही नहीं रहेगा फिर उसका। शब्द का भाव क्या है, शब्द की शक्ति जिस अर्थ को कहना चाह रही है वही उसी अर्थ का प्रकट होना, ये भाव हुआ। तो वहां कर्म से वो अर्थ निकल ही नहीं रहा है। कर्म में यदि हम व्युत्पत्ति करेंगे तो वो अर्थ वहां पर नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। जैसे भारिया शब्द में यदि हम व्युत्पत्ति करें तो कैसे करेंगे कैसे करेंगे, पीछे ध्यान रखो क्या अर्थ हमने भारिया का देखा। भारिया का अर्थ संज्ञा में लिया था ना, संज्ञा में तो लिया है। तो संज्ञा में लेते हुए भी व्युत्पत्ति किस में करेंगे हम, कर्म में करेंगे या किसी और कारक में? कर्म में ही करेंगे, जिसका भरण पोषण किया जाता है, ये व्युत्पत्ति हुई इसकी। और ये व्युत्पत्ति यदि की जाएगी तो उससे वो अर्थ वहां पर जो भारिया शब्द जो नियत प्रत्यांत बन रहा है, हमें तो नियत प्रत्यांत बनाना है, और क्या प्रत्यय करके बनाएंगे तो बनेगा भृत्या। तो भृत्या में वो अर्थ आ ही नहीं रहा है। पत्नी को कहने वाला जो शब्द हम कहना चाह रहे हैं वो भृत्या शब्द की शक्ति उसकी ऐसी है ही नहीं कि उस अर्थ को प्रकट कर पाए। भृत्या शब्द में वो शक्ति नहीं है, इसलिए कहा कि न कर्मणि,
यानी कि संज्ञा में, कर्म में ये सूत्र क्या प्रत्यय नहीं करेगा। यहां तक बात स्पष्ट हुई। संज्ञायाम समझ सूत्र संज्ञा में, कर्म में, भारिया शब्द यानी कि भृत्या में तो कर सकता है वो, लेकिन भृत्या से वो अर्थ निकल नहीं रहा है। तो भृत्या से वो अर्थ नहीं निकल रहा है तो भ्री धातु बच गई अब। और यदि हम भृत्या बनाएंगे भी, वो भाव में ही बन रहा है केवल, भरणम इति भृत्या, बस। लेकिन भ्रियते या सा भृत्या, ये इस भृत्या से पत्नी अर्थ नहीं आ रहा है, पत्नी अर्थ नहीं आ रहा है, तो इस सूत्र से होगा ही नहीं। नहीं होगा तो रे हलोने से हो जाएगा। कुछ आया समझ में? कुछ ज्यादा जटिल लग रहा होगा आज, है? तो अभी यहां तक आ गए हम कि भाव एव तेन क्या भवती। तो भाव में ही क्या हुआ तो क्या बना, भ्री धातु से भृत्या। ठीक है ना। अब भृत्या का अर्थ क्या हो गया, आजीविका, बस। पत्नी अर्थ नहीं है इसका। न कर्मणि, कर्म में नहीं, कर्म में करेंगे भृत्या तो पत्नी अर्थ नहीं आएगा, न कर्मणि। तेन भार्या प्रसिद्धति, इससे भार्या हो जाएगा। क्या अर्थ हुआ इसका, कर्म में आप कर नहीं रहे हो और हमें कर्म में ही करना है, तो भार्या कैसे बन जाएगा। अर्थात इस सूत्र से नहीं बनेगा, संज्ञायाम समझ से, वो रिहल और नेत से बनेगा फिर। ठीक है ना, रिहल और नेत से बनेगा। अर्थात इससे मुक्ति मिल गई। भ्री धातु यहां नहीं फंसी कि अब करते समय, वो स्वतंत्र है बिल्कुल यहाँ अभी, क्योंकि कर्म में भृत्या बन रहा है और भृत्या से पत्नी अर्थ निकल नहीं रहा है, तो भ्री धातु तो यहां से गई है। ठीक है ना, वो अर्थ यहाँ पर नहीं निकलेगा, छूट गई। तो फिर सीधा यौगिक अर्थ निकल आएगा और कर्म अर्थ में हम, और कर्म अर्थ में कर ही सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं है भाई। कृत्य प्रत्यय है ना, ण्यत, रिहलोण्यत क्या है, कृत्य प्रत्यय। और कृत्य प्रत्यय तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, कर्म होते ही है, उसमें क्या समस्या है, भार्या बन जाएगा उससे। तेन भार्या प्रसिद्धति, और खोला उसको, इति कर्मणि इत्यभिप्राय। अब यहाँ पर सिर मारते रहो ऐसे कि इधर कह रहे हैं न कर्मणि, आगे कह रहे हैं कर्मणि इत्यभिप्राय। ये क्या बला है, ये है उलझन नहीं है। देखो यहाँ पर ऐसे तो बड़ी संक्षिप्त पंक्तियां होती हैं ये। कहीं कहीं पद्मंजलिकार इतना जटिल बना देते हैं विषय को, क्योंकि ऐसे स्थलों पर थोड़ा खोलना चाहिए अपनी बात के लिए। अगर इस पंक्ति को एक साथ पढ़ के देखो कि भाव एव तेन क्या भवति न कर्मणि तेन भार्या प्रसिद्धति इति कर्मणि इत्यभिप्राय। क्या अर्थ हुआ कि कर्म में होता नहीं और कर्म में भार्या बन रहा है। तो अब समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि न कर्मणि से तात्पर्य भ्री धातु से कर्म में क्यप यदि कर लिया हमने, तो वो जो भृत्या शब्द है उससे पत्नी अर्थ नहीं निकलेगा। वहां केवल भाव में ही होता है, भाव एव तेन क्या भवति। भाव में होगा तो आजीविका अर्थ निकल आया उसका। तो इसलिए भार्या में रिहलोर्ण्यत से कर्म में ण्यत हो जाएगा। एक तो ये बात हो गई। अब थोड़ा मैं, अब एक बार फिर आ जाओ इधर को। अब देखो यहां से हटते हैं अब, ठीक है ना। अब संज्ञान समझे सूत्र पर आ जाओ। अब यहां फिर देखो दोबारा, यहां बल्कि न्यास को भी देखना एक बार, है ना। न्यास की भाषा थोड़ी सरल होती है, लेकिन कहीं कहीं पर गलतियां हो जाती हैं बहुत ज्यादा। तो पहले पद्मंजरी को देखो, हम पृष्ठ 72 भरे हैं अभी, और भ्रियो संज्ञायाम सूत्र जहां लिखा हुआ है पद्मंजरी में, वहां से आगे कि भ्रियो संज्ञायाम इत्यत्र उक्तम। अब ये पीछे की तरफ संकेत दे रहे हैं। क्या कहा था वहां कि स्त्रियाम भावाधिकारोस्ति तेन भार्या प्रसिद्ध थी। ये जो कारिका की पंक्ति थी, ये कह रहे हैं कि ये हमने उस सूत्र पर दी थी। इह तु भाव इति न स्वर्यते इत्युक्तम। और यहाँ अर्थ करते समय वृत्तिकार ने प्रारंभ में ही कहा था कि भाव की अनुवृत्ति नहीं आ रही है। तत्र पूर्वा पर विरोधम मन्यमानः पृच्छति। इसलिए प्रश्नकर्ता
प्रश्नकर्ता वृत्तिकार के वाक्यों में पूर्वापर विरोध देख रहा है वो, और उसके अंदर प्रश्न उठ रहा है कि कथम तदुक्तम करके। तो परिहरति उसका उत्तर दे रहे हैं। अब ये परिहरति उत्तर, ये तो पंक्ति हो गई है प्रसिद्धति इति। तो काशिका में उत्तर कौन सा है कि भावाधिकार भाव व्यापार है, ये उत्तर है। यहाँ पर उसी खोल रहा है पद्मंजरी का कि संज्ञायाम इत्युच्यते, सूत्र में क्या है संज्ञा, और भ्रियश्च, भ्रिय धातु से भाव एव उत्पद्यमाने न, केवल भाव मात्र में प्रत्यय ला करके है क्यपा, क्या प्रत्यय के द्वारा संज्ञा का बोध हो रहा है। कौन सा शब्द भृत्या, जो कि भरण अर्थ में है। अतः संज्ञावशाद, संज्ञा के कारण से योयम भावस्य भृत्या शब्द वाच्यत्वेन व्यापारः। यहाँ पर भाव में जो भृत्या शब्द बना, उससे जो व्यापार, जो हमारे चित्त की वृत्ति बनी, जो हमने अर्थ को समझा आजीविका के रूप में, भरण के रूप में, स एव तत्र भावाधिकारो विवक्षितः, इसी बात को भाव शब्द से कहा गया है। ठीक है ना। ये जो भावे सूत्र वाला भाव है वो शास्त्रीय भाव है, उसको यहाँ नहीं कहा जा रहा है, उसको यहाँ नहीं कहा जा रहा है। कहाँ पर, कहाँ पर प्रश्न बोल रहा हूं मैं, कहाँ पर कारिका की पंक्ति में, कारिका की पंक्ति में। कारिका में क्या लिखा था, स्त्रियाम भावाधिकारोस्ति, और वृत्तिकार ने यहाँ क्या कहा था प्रारंभ में कि भाव इति न स्वर्यते, है विरोध नहीं है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि कारिका में जो है ना भावाधिकारोस्ति, इस भाव शब्द से शास्त्रीय भाव, भावे सूत्र का भाव वो नहीं लिया गया। क्या लिया गया, तो ये जो कहा ना इन्होंने कि भावस्य भृत्या शब्द वाच्यत्वेन व्यापारः स एव तत्र भावाधिकारो विवक्षितः न तो शास्त्रीय। कौन सा, कि स्वर तत्व निबंधन, जिसमें स्वरित का चिन्ह लगाते हैं हम, तो भावे सूत्र में लगेगा। तो उस भावे को कारिका की पंक्ति में नहीं कहा गया है। एक तो ये बात इन्होंने उत्तर दे दिया। अब काशिका की पंक्ति फिर देखो कि भावाधिकार भाव व्यापार, तो भाव व्यापार शब्द कह करके ये भावे सूत्र के भाव शब्द से अलग हट रहे हैं थोड़ा, और उसको खोला कि वाच्यत्वेन विवक्षितः, जो शब्द का वाच्य है वो विवक्षित है। जैसे भृत्या का अर्थ भरण आजीविका जो हुआ, तो वो अर्थ का निकलना, उस अर्थ का शब्द के द्वारा प्रकट होना, तो होना, होना जो बोल रहा हूं बार बार मैं, यही भाव है बस, न तो शास्त्रीय अधिकार। तो ये तो इन्होंने काशिकाकार ने ऐसे उत्तर दिया। लेकिन एक अन्य प्रकार से भी पद्मंजरी का थोड़ा खोल रहे हैं अंत में कि संज्ञायामिति वर्तमाने। बताओ पीछे कहीं संज्ञा शब्द आया है कुछ निकट में? यहाँ नहीं, यहाँ तो यहाँ वाला नहीं लेना हमें, वहीं लेना है भावे के सूत्र के आगे जो है ना अकर्तरी से कार के संज्ञायाम। पीछे से ये तो स्पष्ट हो ही गया था कि भावे सूत्र और अकर्तृज कार के संज्ञायाम ये मिला करके पूर्व का एव वो यहाँ पर आ रहा था। तो वो आ रहा था तो संज्ञा भी साथ में आ रहा था कि नहीं? अकर्तृज कार के संज्ञायाम से संज्ञायाम तो चल ही रहा था। तो कौन सी समस्या आ गई थी पाणिनि जी को कि सूत्र में दोबारा संज्ञायाम बोल दिया? क्यों नहीं बुद्धि में ये प्रश्न उठ रहे हैं? व्याख्याकारों ही क्यों उठा रहे हैं, हम भी तो उठाए ना। होना ये चाहिए कि हमारे अंदर प्रश्न उभर आए और फिर व्याख्या करने वाला उसका उत्तर दे सीधा। नहीं तो क्या होता है कि व्याख्याकार ही प्रश्न सामने लाता है, व्याख्याकार ही उसका समाधान करता है, हम ज्यों के त्यों बुत बने बैठे हुए हैं। तो अकर्तृच कार के संज्ञायाम में संज्ञा ग्रहण किया गया था और फिर भी यहाँ सूत्र में संज्ञायाम बोल दिया। तो संज्ञायाम इति वर्तमाने पुनः संज्ञा ग्रहणम, फिर जो दोबारा संज्ञा ग्रहण किया है तो कहा उसका उत्तर भावार्थम। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ये जो है ना कि स्त्रियाम भावाधिकारोस्ति ये कहा, फिर भाव का अर्थ जो है कुछ भिन्न प्रकार से किया,
तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता ये, है ना। हम एक लीक से हटते हुए लग रहे होते हैं कि लीक से हट गए थोड़ा सा। तो ये क्या कि नहीं बनी बात, तो भाव का इन्होंने यौगिक अर्थ ले लिया ऐसे ही, जो शास्त्रीय यौगिक पारिभाषिक शब्द है उसको हटा दिया इन्होंने। तो ये लगता है ऐसा, तो वो दिखा रहे हैं कि ये अन्य प्रकार से भी संकेत दिखाई दे रहा है ऐसा, कि संज्ञा यहाँ न कह करके भी संज्ञा ले सकते थे हम, और फिर भी यहाँ दोबारा संज्ञा ग्रहण किया, तो उसका तात्पर्य हुआ कि ये भाव भाव हमें यौगिक अर्थ इसका वैसे ही लेना है बस। क्यों कि पूर्वकम ही संज्ञा ग्रहणम कारकेण संबद्धम, वहां जो संज्ञा शब्द था ना, अकर्तरी च कारके संज्ञायाम, तो संज्ञा के साथ में क्या कर्तृभिन्न कारक ये जुड़ा हुआ नहीं है, ये भी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। कर्तृभिन्न कारक वो जुड़ा हुआ है। पूर्वकम ही संज्ञा ग्रहणम कारकेण संबद्धम, और हमने यहाँ पर दोबारा संज्ञा शब्द बोल दिया, तो संज्ञा शब्द बोल करके हम जो भाव शब्द जुड़ा हुआ है उसके साथ में उसको हटा करके और यौगिक भाव पर आ गए, वहां उससे संबंध हमने तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि असंज्ञा में यदि ये कोई प्रत्यय करना है हमें, जैसे भी धातु को ही ले लें, तो असंज्ञा में यदि करेंगे तो वहां क्या बनेगा, फिर भृति बनेगा। असंज्ञायाम तु तिन्नेव भवति, असंज्ञा में तो एक तिन प्रत्यय हो ही जाएगा। सूत्र आगे आ ही रहा है, स्त्री आगे क्या पीछे आ चुका ना, स्त्रियाम तिन। हाँ, तो उससे तो वहां पर एक तिन प्रत्यय करके भृति शब्द बनता ही है, भृति शब्द बनता ही है। लेकिन संज्ञा में यदि हम लेंगे, क्योंकि भृत्या आजीविका के लिए शब्द प्रसिद्ध है, यदि भृति प्रसिद्ध वैसे नहीं है, भृति तो किसी भी भरण पोषण को बोल देंगे, भृति शब्द कहीं भी प्रयोग में आ जाएगा, वो यौगिक अर्थ के रूप में आएगा वैसे। और संज्ञा में यदि लेंगे हम केवल, ठीक है ना, आजीविका के लिए, तो वहां भृत्या शब्द प्रसिद्ध है। तो ये दिखा करके इन्होंने भाव शब्द के अर्थ को शास्त्रीय भाव शब्द से हट करके ये प्रयास किया है दिखाने का कि हम ये जो कह रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, ये कोई हमारी मनगढ़ंत व्याख्या नहीं है। यहाँ पाणिनि का भी ये संकेत दिखाई दे रहा है कि संज्ञायाम ग्रहण किया, जबकि पीछे से आ रहा था, और फिर भी उसको यहाँ पर दोबारा ग्रहण किया है। आचार्य जी, जो अभी भाव का अर्थ भाव व्यापार जो अर्थ लिए थे, वो हम जो संज्ञा अर्थ करते हैं प्रसिद्धि, वो दोनों एक जैसा नहीं लग रहे? नहीं, संज्ञा तो एक अलग चीज हो गई। संज्ञा में तो हम ये मानते हैं कि कोई शब्द एक विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है, तो विशेष अर्थ को प्रकट करना जो भाव है, ठीक है ना, बस वही भाव शब्द का यहाँ पर तात्पर्य है। यहाँ भाव शब्द का तात्पर्य वो नहीं है कि भ्री से हमने भृत्या बना लिया तो प्रत्येक भरण के लिए प्रयोग में आने लगे। प्रत्येक भरण का कार्य जहां भी हो रहा है वहां ये प्रयोग में आने लगे, ये संज्ञा का अर्थ नहीं होता है। यदि हम इस भाव शब्द का अर्थ वही ले लें जो कि भावे सूत्र वाला भाव चला रहा है, तो फिर ये भृत्या शब्द प्रत्येक भरण पोषण को कहेगा, नहीं कहेगा? तो फिर संज्ञान कहने का अर्थ रहा क्या फिर सूत्र में? संज्ञान का तो कुछ ही मतलब नहीं रहा ना। अच्छा, अब रही बात कि संज्ञायाम को आप सार्थक दिखाना चाह रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि उस भावे सूत्र वाले भाव को हटा करके, और भाव तो आप मान रहे हो स्त्रियां भावाधिकार उसकी आपने कहा है, तो यहाँ भाव से तात्पर्य हम उस भावे से हट करके यौगिक भाव शब्द पर आ जाएंगे, और इस पंक्ति की सार्थकता हो जाएगी स्त्रियां भावाधिकार उसकी। तो वो यौगिक भावार्थ कहाँ घटाएंगे हम, कि शब्द की जो अपनी शक्ति है किसी विशेष अभिधेय को कहने की, उसका संज्ञा का ही हुआ ना, जो हम संज्ञा का अर्थ प्रसिद्धि में संज्ञा में तो जा रहा है, वो संज्ञा में ही तो जा रहा है, वो संज्ञा में जाना वही भाव है, यानी कि अन्य वस्तुओं को क्यों नहीं कह रहा है वो। तो शब्द की अपनी शक्ति है, वो किसी एक अर्थ को खोल रहा है, तो ये खोलना उसका यही भाव है बस। अब यहाँ पर हम भृत्या से सामान्य भरण यानी कि भावे सूत्र वाला भाव लेंगे यदि,
तो ये सामान्य भ्रमण को कहेगा, संज्ञा कहाँ रही फिर वो? हमें संज्ञा भी अर्थ लेना है और भाव शब्द को भी लाना है हमें। तो भाव से यहाँ पर फिर यही लेंगे कि जो एक विशेष अर्थ का प्रकट होना हो रहा है शब्द के द्वारा, वो भाव है। अब महाभाष्य थोड़ा देखें इसका, जब यहाँ तक आए तो फिर है ना पूरा ही जो है इसका पूरी क्रॉस चेकिंग हो जाएगी। तो ये महाभाष्य में अगर तुम लोगों के पास में है तो निकालो। सूत्र हो गया ये 99। तो तृतीय अध्याय का तृतीय पाद आचार्य अष्टाध्यायी.com नहीं दिखा रहा है। उसमें है, उसमें देख नहीं लो। दिख रहा। वो उसमें सारा उन्होंने अभी फीड नहीं किया होगा। अच्छा नहीं, इस पर नहीं दिया इन्होंने, ये सूत्र तो यहाँ नहीं मिलेगा। उसी सूत्र पर जाओ, उसी सूत्र पर जाओ, भ्रियो संज्ञायाम पर, है ना, उसी पर देखना होगा। तो क्या है उसकी संख्या सूत्र की? 112। 112। हाँ 112। देखो यहाँ भी जो कारिका आई है ये अपर आह, यहाँ से प्रारंभ है ये, हम पूरा नहीं देखते इसको। अपर आह ये मिला, अपर आह कह करके यहाँ से कारिका जो प्रारंभ हुई है, संज्ञायाम पुंसी दृष्टत्वान्न ते भार्या प्रसिद्ध्यति, अगर दिखाई दे रहा है तो अपर आह यहाँ से मिल गया। अब इनकी पंक्तियां देखो, अपर आह से तात्पर्य जब ऐसा कहते हैं पद्मंजरीकार, ये क्या नाम पतंजलि जी, तो वहां इसका तात्पर्य होता है कि अन्य आचार्य लोग इस विषय को इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, अपर आह। तो क्या कहा उन्होंने कि संज्ञायाम पुंसी दृष्टत्वान नते भार्या प्रसिद्धति, ये पंक्ति आ गई। इसको महाभाष्यकार ने खोला कि संज्ञायाम पुंसी दृष्टत्वात्, संज्ञा में पुल्लिंग में भार्य शब्द जो कि क्षत्रिय का वाचक दिखा दिया गया था, है वहां पर देखे जाने से आपके द्वारा जो स्त्रीलिंग का भार्या शब्द है ये सिद्ध नहीं होता, क्योंकि चरितार्थ हो गया ना शब्द वहां पर, और संज्ञा संज्ञा ही है वो। ये मैंने पहले ही कहा था, संज्ञा अगर अनेकों वस्तुओं कहने लगे तो फिर संज्ञा कहाँ रही, फिर वो यौगिकता का स्वरूप आ गया। अगली पंक्ति, स्त्रियाम भावादि। यहाँ पे स्पष्ट करना था, ये भार्य संज्ञा में हो गया, लेकिन वही स्त्रीलिंग में ऐसी संज्ञा के रूप में भार्य नहीं आ सकता। नहीं, संज्ञा में भार्य शब्द में ण्यत प्रत्यय इनके सूत्र से क्या नहीं हुआ, इससे संज्ञा होने के कारण। तो असंज्ञायाम शब्द चरितार्थ हो गया कि नहीं? जी। सूत्र में असंज्ञायाम शब्द चरितार्थ हो गया। क्यों चरितार्थ हो गया? क्योंकि संज्ञा में एक शब्द हमें ऐसा मिल गया जो कि किसी एक विशेष पदार्थ को, क्षत्रिय को बोल रहा है, भार्य शब्द। तभी तो ये प्रश्न बनेगा ना, अगर हम भार्य पुल्लिंग वाला भी ले लें, भार्या स्त्रीलिंग वाला भी ले लें, और संज्ञा बोलते चले जा रहे हैं, एक जैसी धातु, एक जैसा प्रत्यय, लिंग का ही तो अंतर हुआ। तो लिंग का अंतर हुआ तो संज्ञा तो किसी एक लिंग में ही प्रसिद्ध होती है। सारे लिंगों में संज्ञा है तो संज्ञा कहाँ रही? फिर तो यौगिक शब्द हो गया ना, वो तो यौगिक हो गया, एक ही लिंग में
तुम लोग कहना ये कि हमने एक पुल्लिंग में संज्ञा ले ली है कि स्त्रीलिंग में संज्ञा ले लें, ऐसे जी नहीं। जी धातु प्रत्यय तो वही है ना, केवल लिंग का अंतर है, तो उससे संज्ञा का स्वरूप नहीं बदलेगा, संज्ञा तो वही रहेगी फिर एक में ही। और इसीलिए प्रश्न बन रहा है ये, नहीं तो ये ये प्रश्न करने वाले क्या इतनी बात नहीं समझ रहे हैं? भाई उनकी बुद्धि में क्यों नहीं आ रहा है कि एक हमने पुल्लिंग में ले लिया संज्ञा, एक स्त्रीलिंग में ले लिया संज्ञा। अब ये तो मानना पड़ेगा कि जब महाभाष्यकार किसी प्रश्नकर्ता का उत्तर दे रहा है तो फिर महाभाष्यकार हमसे तो अधिक बुद्धिमान है, नहीं तो सीधे कह देते, वो कह रहे बड़े मूर्ख हो तुम, अरे पुल्लिंग में संज्ञा होगी तो स्त्रीलिंग में नहीं बन सकती क्या, क्यों ऐसा प्रश्न कर रहे हो मूर्खों जैसा। लेकिन उन्होंने मूर्ख जैसा नहीं कहा, वो उत्तर दे रहे हैं बाकायदा, उसको बुद्धिमान मान रहे हैं प्रश्नकर्ता के लिए। तो संज्ञायाम पुंसी दृष्टत्वा तब भार्या शब्दों न सिद्ध्यति, नहीं बन रहा है, मान रहे हैं ये, ठीक है ना। तो उत्तर दिया कि स्त्रियाम भावाधिकार अस्ति तेन भार्या प्रसिद्ध्यति। अब उसका खोला इन्होंने कि भाव इति तत्र वर्तते। अब यहाँ इन्होंने भिन्न प्रकार से कहा है कि वहां भाव की अनुवृत्ति, वहां सारे शब्दों को नहीं लिया इन्होंने, एक संक्षेप में कह दिया कि वहां भावे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है ना, भाव का अधिकार वहां पर आ रहा है। अभी तक हम क्या सारी व्याख्या कर चले आ रहे थे कि भावे सूत्र वाला भावे नहीं है, वहां भाव यौगिक शब्द लिया गया, शास्त्रीय भाव शब्द नहीं है वहां पर। यही तो व्याख्या हुई है अब तक पद्मजलि कार के द्वारा जो हुई है सारी। लेकिन यहाँ इनका क्या कहना है, पतंजलि का कहना कि भाव इति तत्र वर्तते, वर्तते का क्या अर्थ है यहाँ, अनुवर्तते, अनुवृत्ति, यौगिक भाव नहीं, वर्तते आ रहा है पीछे से, वो अनु हर जगह नहीं लगाते हैं। और कर्म साधनश्चयम्, देखो हेतु उसका जो परिणाम निकल रहा है वो भी साथ में बता दिया, क्योंकि भाव की आ रही है अनुवृत्ति, तो सूत्र लगा केवल भाव में। अब यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, हमने वहां विपत्ति में समझंती तस्याम ऐसे करके उसमें अन्य कारकों में जो दिखाई हैं विपत्तियां, वो सारी बात को नहीं ले रहे हैं, ये केवल भ्री धातु पर टिके हुए हैं। अभी केवल बात हो रही है भ्री धातु की, तो भ्री धातु की विपत्ति क्या करी थी हमने वहां पर, भृत्या, और क्या कह के किया था, भरणम। देखो भाव है कि नहीं, एक प्रकार से भाव ही तो है ये, लेकिन वो भाव होते हुए भी संज्ञा है, प्रत्येक भृति को हम भृत्या नहीं कहते, ये बात भी तो थी वहां जुड़ी हुई साथ में, उसको इन्होंने यहाँ नहीं लिया है बिल्कुल भी। अभी यहाँ इन्होंने ये कह करके पल्ला झाड़ा अपना कि भाव इति तत्र वर्तते, वहां भाव की अनुवृत्ति आ रही है, और आपका जो भार्या शब्द है ये कर्म साधन है, ये कर्म साधन है, ये संज्ञा में नहीं है। कर्म साधन का तात्पर्य पूर्ण यौगिक शब्द है कि जिसका भरण पोषण किया जाता है। हम लोग क्या मान रहे थे अब तक, संज्ञा मान रहे थे ना, संज्ञा में, और ये कर्म साधन है। या फिर इसको ऐसे लिया जाए कि भावे की वहां अनुवृत्ति आ रही है, तो भ्री धातु के लिए भावे की अनुवृत्ति है केवल, अन्य धातुओं से करेंगे तो अकर्तृकार के संज्ञायाम भी साथ में जुड़ेगा। अब ये तो शब्द की अपनी शक्ति है, ठीक है ना, कि कुछ शब्द कर्तृभिन्न कारक में बन रहे हैं संज्ञा में ही, और कुछ शब्द केवल भाव अर्थ को लेकर के संज्ञा में आ रहे हैं। तो भ्री शब्द भाव अर्थ भी आ गया उसमें, क्योंकि भरणम, ठीक है ना, भरणम भाव अर्थ तो आ गया ना, भरण होना, तो जिस वृत्ति के द्वारा भरण होता है किसी का, वह वृत्ति स्वयं हमारे लिए आजीविका जिसको बोलते हैं, उसके लिए भृत्या शब्द वहां पर आ गया। तो भाव भी हो गया, संज्ञा भी हो गई, और ये जो शब्द है भृत्या, ये संज्ञा भी है लेकिन कर्म में है। और मैं अपनी ओर से बोल रहा हूँ ये, क्योंकि तभी स्पष्ट हो पाएगा। अगर हम केवल यहाँ पर यौगिक ले लेंगे तो फिर वही समस्या आएगी कि अगर किसी ने त्याग दिया तो वो कहेगा ये नहीं है भारिया, क्यों, मैं इसका भरण कर ही नहीं रहा हूं अभी। तो हम कहेंगे नहीं नहीं, ये संज्ञा में है, ये भी भारिया है, इसका नाम ही भारिया हो चुका है, भरण करो या न करो। तो कर्म साधन होते हुए भी संज्ञा में ही तो घटाएंगे, क्योंकि प्रारंभ शब्द का हुआ कहां से, भारिया को भारिया क्यों कहा गया, और ये तो परंपरा अब भी चलती है
वो अलग बात है कि आजकल के समय में अब पत्नियां भी अपना कमाने लगी हैं, पति भी कमाने लगे हैं, और दोनों स्वतंत्रता से अपना जीवन यापन भी बहुत से देशों में अनेकों स्थानों पर करते हैं। तो हर कोई अपना अपना भरण पोषण कर रहा है। वो कह सकती है कि मैं तो आपके द्वारा नहीं पाली जा रही हूँ, मैं खुद ही कमा रही हूँ। लेकिन ऐसा पहले तो नहीं होता था ना, हम उस तरह से मान करके अर्थ करेंगे शब्द का, क्योंकि अच्छा, स्त्रियां जब उन दोनों का वियोग हो गया तो वो भार्या कहाँ चली गई? कहाँ चली गई वाली बात थोड़ी है। अब कहाँ चलेगी वो तो मतलब ढूंढना वो पड़ेगा। भरण पोषण अभी नहीं कर रहा है ना, हाँ, नहीं कर रहा है, त्याग तो दिया, भार्या मान लो भार्या बेहद नहीं। तलाक हो गया, ठीक है ना, या किसी अन्य कारण झगड़ा हो गया, वो पैसे उसको भेज ही नहीं रहा है कुछ भी खर्चा करने के लिए, वो अपना अलग कोई कार्य करके कैसे भी अपना जीवन निर्वाह कर रही है, तो क्या हम उसको भारिया नहीं कहेंगे अब? कहा यह जाएगा कि ये देवदत्त की भारिया है। कि कैसे? कि देवदत्त ने विवाह किया था इससे और अब छोड़ दिया है, लेकिन छोड़ने पर भी अभी उसका कहीं और तो पुनर्विवाह तो हुआ नहीं है, तो भारिया तो उसी की कही जाएगी वो छोड़ने पर भी। वो परित्यक्ता भारिया हो गई, ठीक है ना, परित्यक्ता भारिया हो गई, है तो भारिया ही। ऐसे क्योंकि यही माना तो यही जाएगा। और अब तक की ये सारी व्याख्याएं हमने देखी पतंजलि में भी अन्यत्र भी, तो वहां सब यही तात्पर्य है कि भारिया तो है वो, ठीक है ना, संज्ञा के रूप में ही लिया जाएगा, यौगिक नहीं। क्योंकि पद्मधिकार ने स्पष्ट पंक्ति बोली थी ना कि जिसका भरण पोषण नहीं किया जाता है वो भी भारिया है, भले ही छोड़ दिया है उसने वो। तो यहां जब करेंगे ना कर्म साधनश्चायम, तो कर्म साधन का तात्पर्य है कि व्युत्पत्ति तो कर्म में ही दिखाई जाएगी उसकी, लेकिन व्युत्पत्ति दिखा करके हम पूर्ण यौगिकता में नहीं जाएंगे। देखो, शब्द तीन तरह के होते हैं, यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़ी। तो ये कौन सी श्रेणी में जाएगा फिर? योग रूढ़। योग रूढ़ में जाएगा। क्यों? हमने यौगिकता को भी लिया और एक पदार्थ के में घटाया उसको, केवल अवधेय बना केवल एक पदार्थ। तो इस तरह से ये योग रूढ़ बन जाएगा, कर्म साधनश्चयम, ठीक है ना। और वहां भावे की अनुवृत्ति पतंजलि मान रहे हैं कि भावे की, इन्हीं की भावे की अनुवृत्ति का तात्पर्य भ्री धातु के लिए कह रहा हूं मैं, केवल अन्य धातुओं के लिए नहीं। अन्य धातुओं में तो अकर्तृ कार के संज्ञायाम को लगाया ही जा रहा है, जो कि भावे के साथ साथ चला आ रहा है पीछे से, ठीक है ना, भावे के साथ में। क्योंकि भावे यदि तत्र वर्तते का अर्थ ये नहीं है कि अकर्तृ कार के संज्ञाम नहीं आ रहा है। पतंजलि जी उसको भी मान रहे हैं, नहीं तो वो कैसे बनाएंगे समझे आदि शब्दों के लिए फिर। ये ठीक है कि वो सूत्र महाभाष्य में नहीं लिया है पतंजलि जी ने, संज्ञायाम समझ सूत्र इन्होंने नहीं लिया है, ठीक है ना, कोई चर्चा नहीं की है उस पर। अच्छा जी, दैनिक महर्षि का भाष्य मिलेगा ना? चतुर्थ अध्याय तक किए थे ना? तीसरे अध्याय तक तो, हाँ 3 अध्याय किया है, देख लेना उसमें, मैं तो नहीं देखा है, उसमें देखना क्या कहा है उन्होंने। तो एक तो ये बात हो गई, मैं ये दिखाना चाह रहा था अभी कि कर्म साधन स्वयं वाली बात में थोड़ा हमें इसको यही खोलना पड़ेगा यहाँ पर, कि कर्म साधन होते हुए भी विशेष अर्थ संज्ञा के द्वारा जो प्रकट होता है वो भी साथ में रखना होगा। एक इन्होंने अन्य प्रकार बताया, वो ज्यादा अच्छा लगता है फिर पतंजलि जी ने। देखो अगली पंक्ति क्या है, अथवा कह करके। क्योंकि ये जो अब तक हम चर्चा कर रहे थे सारी, ये चर्चा क्या कह के कहा पतंजलि जी ने? अपर आह। कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं। अब कुछ आचार्यों की बात को लेकर के हम उस पर मोहर लगाएं, वो एक हमारे लिए ठीक है, हमें आधार मिल गया कि चिंतन की ऐसी भी एक शैली होती है, हम इस तरह से भी सोच सकते हैं उसको। नहीं तो ये अथवा कह करके जो कह रहे हैं ये ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों? अथवा बहुलम कृत्या संज्ञायाम इति तत्स्मृतम। ये क्या तात्पर्य? स्वयं अर्थ किया उन्होंने कि अथवा कृत्य ल्युटो बहुलम इति, ठीक है ना, कृत्य ल्युटो बहुलम सूत्र है ही, और कृत्य संज्ञक प्रत्यय, वहां जैसे इन्होंने कहा ना कि अथवा बहुलम कृत्याह संज्ञायाम, कृत्य ल्युटो बहुलम सूत्र पर चर्चा करते हुए ये कहा गया है कि कृत्य प्रत्यय संज्ञा में भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इससे ये तो पता लग रहा है कि पतंजलि भृत्या को संज्ञा में, भारिया को संज्ञा में मान रहे हैं, मान तो रहे हैं, ये स्पष्ट है ये बात।
नहीं तो ये अथवा कह करके क्यों कह रहे हैं, ये क्यों जोर दे रहे हैं उस पर कि कृत्या संज्ञायाम, आपको संज्ञा में करना है तो देखो यह है, तो वहां पर कृत्य को संज्ञा में माना गया है, स्वीकार किया गया है। और बहुल शब्द भी वहां सूत्र में पढ़ाई हुआ है। तो अथवा कृत्यलटो बहुलम इति एवं अत्रापि ण्यद भविष्यति, भारिया में ण्यत हो जाएगा, कर्म में हो जाएगा, संज्ञा में हो जाएगा, बस। तो भारिया ने बहुत उलझन डाल दिया आज है। चलो अब समय तो हो गया होगा लगभग, है। चलो और एक आध सूत्र देख लेते हैं थोड़ा। चलो आगे देखो थोड़ा सा। आगे है क्रिया श च। तो करोते धातु हो स्त्रियाम शह प्रत्ययो भवति। अब च बोल दिया है चकारात कि अब च, तो इस तरह से दो शब्द यहाँ पर बन जाएंगे। लेकिन लेकिन एक और भी बनाना है, केवल क्रिया या केवल कृत्या इतना ही नहीं, तीन प्रत्यय भी लेना है। तो उसके लिए कहा कि योग विभागो अत्र कर्तव्य, यहाँ योग विभाग भी कर लेना चाहिए। क्यों कि तिन्नपि यथा स्यात्। तो श प्रत्यय करेंगे तो सिद्ध होने से सार्वधातुक, सार्वधातुक होने से फिर क्या होगा, क्रिया में क्या होगा, सार्वधातुक होने से क्या हो जाएगा, बोलो। नहीं ध्यान आ रहा है किसी को भी, या मेरी आवाज नहीं आ रही है? हम्म अरे क्रिया कैसे बनाते हैं? हम्म क्या प्रत्यय करेंगे नहीं करेंगे? जी। मैंने कहा कि श प्रत्यय शित है या नहीं, तो तिंक्षित सार्वधातुकम। तो सार्वधातुक हो गया तो क्या करें अब, क्या करना चाहिए? हम्म तनादि करें भैया, ऊ ले आए क्या? क्योंकि सार्वधातुक प्रत्यय, सार्वधातुक प्रत्यय परे होता है तो ऊ प्रत्यय हो जाता है। तो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूं मैं? कर्तावाची सार्वधातुक होना चाहिए। चलो ठीक है, समझा दिया तो अच्छा हुआ, ना मैं तो वही करने वाला था अभी। तो फिर सार्वधातुक के यक तो ला सकते हैं, या वहां भी समस्या आ रही है? वो तो आ जाएगा ना। तो क्री, य और श का अ, और ये स्त्रीलिंग में चल रहा है, प्रकरण ध्यान रखना। तो क्री, य और अ। अब क्री में री है तो कोई बात नहीं है, रिंग श यग लिंगशु, वो तो हो जाएगा काम पूरा। ठीक है ना, जो री है री लिरिक वाला, उसको रिंग आदेश कर लिया गया। तो क्री, य और अ मिला दो इनको, क्रिया। अब क्रिया बनाने के बाद स्त्रीलिंग में है तो अब एक स्त्रीलिंग अ का प्रत्यय और आएगा। ठीक है ना, अभी पूरा हुआ ही नहीं, क्यों ये अकारांत बन चुका है, तो अजाद्य तष्टा, इस तरह से क्रिया बनता है। दूसरा था यहाँ पर क्या प्रत्यय, तो तुक आगम होकर के कृत्या। और योग विभाग जब कर लेंगे तो योग विभाग करेंगे तो कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे? तो पहला सूत्र बन जाएगा क्रिया, तो पीछे से क्यप का आ गया, क्री धातु से क्यप होता है। फिर शच को अलग कर दो, और शच अलग करेंगे तो क्री धातु से श भी होता है और च भी आ रहा है। अभी हमने च से क्या खींचा था, क्यप को, तो क्यप का तो कार्य क्रिया सूत्र ने अलग कर दिया टुकड़े बन करके। अब च तो रहेगा ही श च में, तो उस च से अब यथा प्राप्त प्रत्यय अर्थात तिन प्रत्यय भी हो जाएगा। तो क्रिया, कृत्या, कृति ही, तीनों बन जाते हैं एक साथ। आगे इच्छा,
तो इच्छा सूत्र स्वयं ही अपनी इच्छा से इच्छा को बना रहा है, और इस तरह से ये क्या बन जाएगा फिर? निपातन। ये निपातन हो गया। तो ईशेर धातु हो शह प्रत्ययो यग अभावश्च निपात्यते। यग का अभाव क्यों दिखाना पड़ा इनको? क्योंकि श प्रत्यय करेंगे तो सार्वधातुक तो होगा ही वो। तो जैसे हमने पीछे सार्वधातुक के यग से यग किया था, यहाँ भी प्राप्त होगा, वो निपातन से रोक दिया गया उसको। तो इश और अ और सार्वधातुक होने से, शीत होने से इशु गमी यमाम छह तो हो ही जाएगा। फिर टाप करेंगे तो इच्छा। अब यहाँ पर अनुवृत्ति चल रही है पीछे से सारी, कि भावे अकर्तरी चकार के संज्ञायाम। तो जहां जैसा संगत होगा वहां वैसा घटाना होगा। आवश्यक नहीं है कि अकर्तरी चकार के संज्ञा में आ रहा है तो सर्वत्र हम उसको भी शब्द को बनाते रहें, और निपातन वाले शब्द तो वैसे भी किसी एक अर्थ को ही बोलते हैं। तो इस तरह से ये जो इच्छा शब्द है ये केवल भाव में ही बनता है, किसी भी कर्तृभिन्न कारक में ये नहीं बनता। आगे एक वार्तिक में और दिए हैं शब्द, परिचर्या, परिसरिया, मृगया, अटाट्या नाम उपसंख्यानम। इन शब्दों का भी इसी प्रकरण में उपसंख्यान करना चाहिए। तो ये सारे श प्रत्यांत ये भी निपातित हैं वार्तिक के अंदर। और निपातन में यहाँ पर जैसे परिचर्या को देखते हैं तो श प्रत्यय हो गया और यक भी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और परिचर्या का तात्पर्य यहाँ पर किसी की सेवा आदि। और ऐसे ही परिसरिया, अब परिसरिया में गुण भी रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि गुण तो वैसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि श प्रत्यय तो नित है साधातुक होने से, अपित साधातुक होने से। तो निपातन से गुण भी कर लेंगे। परिसरिया ये भी भाव में है। और मृगया, मृगया किसको बोलते हैं? प्रसिद्ध है ना इसका अर्थ तो? द्युत। शिकार करना है, मृगया, मृग, हाँ जी। शिकार अर्थ में आता है ये। तो यहाँ पर मृग अन्वेषण है, क्योंकि खोजा जाता है ना शिकार को, तो मृग अन्वेषण है, वहां पर धातु जो है ये अकारांत पढ़ी गई है। तो इसलिए मृग में ग में जो अकार है तो इसका तो लोप होना चाहिए, अतो लोपः से, क्योंकि आधातु मृगया। हाँ पहले तो णिच लाएंगे ना, तो णिच प्रत्यय, हाँ णिच प्रत्यय आ गया। और नहीं, णिच का नहीं होगा, णिच नहीं लाएंगे यहाँ पर, क्योंकि मृग धातु से सीधे यहाँ पर श प्रत्यय किया गया, और श प्रत्यय करके यहाँ यक प्रत्यय भी आना है यहाँ पर। नहीं, णिच तो लाना पड़ेगा, क्योंकि चुरादी गण की है तो णिच तो आना ही है। तो मृग धातु से णिच प्रत्यय भी आया और आगे श प्रत्यय आया, तो श के आगे रहते हुए णिच का तो लोप हो जाएगा। णिच का लोप कैसे हो पाएगा? पहले हमें यक को लाना होगा, क्योंकि श तो है सार्वधातुक और णिच का लोप होता है आर्धातुक प्रत्यय परे रहते, ठीक है ना। तो पहले श आया, श के बाद में फिर यक आया, और यक के आधातुक होने से अब णिच का हो गया लोप, ठीक है ना। तो मृग य और श का अ सब मिला करके टाप करके मृगया। अंतिम शब्द है इसमें अटाट्या। तो अटाट्या में तो कुछ विचित्र प्रकार का लग रहा है ये, क्योंकि धातु तो अट है इसमें, और द्वित्व का तो यहाँ कोई संकेत भी नहीं है, प्रत्यय में कोई अनुबंध भी नहीं है, ऐसा ना कोई नाम दिया गया है। तो द्वित्व भी यहाँ पर निपातन से करना होगा, और निपातन से किसको द्वित्व करेंगे? टकार को, ठीक है ना। और वो भी प्रत्यय करने के बाद करेंगे द्वित्व, ये भी ध्यान रखना है। अट धातु से श प्रत्यय भी हो गया, यक भी हो गया, ठीक है ना। इतना बना करके क्या बन गया? अट्य। अब अट्य में ट्या को द्वित्व करना है, अट्या में ट्या को द्वित्व। अब अट्या में नहीं, ट्या को नहीं, केवल टकार को, क्योंकि अगर पूरे ट्या को द्वित्व कर लिया और हम चाहें कि हलादी शेषा लगा लें, नहीं लगा सकते,
क्योंकि हलादि शेष वहीं लगता है उसी प्रकरण में। अत्र लोपोभ्यासस्य का जो प्रकरण चल रहा है ना, वहां पर अत्र शब्द भी चल रहा है, वो प्रकरण वही माना जाएगा वहां का सारा। तो वहां का तो प्रकरण है नहीं ये, इसलिए केवल टकार को हम जब द्वित्व करेंगे तब बात बन पाएगी ये। तो इस तरह से अटाट्या ये बन जाएगा, और दीर्घ भी रखेंगे फिर अभ्यास में। अभ्यास तो नाम खंड नहीं ले सकते इसका यहाँ पर, क्योंकि अभ्यास नाम भी वहीं रखा जाता है, यहाँ नहीं। तो ये सब निपातन से लेकर के अटाट्या। आगे एक वार्तिक और है, जागरते है अकारोगा। जागृत धातु से भी विकल्प करके, अर्थात श प्रत्यय, और जो वार्तिक में दिया है ना प्रत्यय दूसरा अकार, अकार माने अप्रत्यय, तो अप्रत्यय होकर के जागरा गुण हो जाएगा। और श करेंगे तो जागरिया, यहाँ तो यज्ञ करना ही पड़ेगा फिर इस तरह से। और गुण तो कर ही लेंगे, जागरो विचंडल नित्सु, नित होने पर भी, क्योंकि वहां तो यज्ञ को मान करके, यज्ञ को मान करके कित है ये, लेकिन कित होने पर भी गुण हो जाता है वहां, तो बस नित नहीं होना चाहिए। जाग्रह अविचीर्णल नित्सु, इस तरह से दो बन जाएंगे ये। आगे है अप्रत्यात। अब ये प्रत्यात शब्द बहुत व्यापक है, और ये सूत्र बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि जितनी भी धातुएं सनाद्यंता धातव से मोहर लगवा करके आती हैं, ठीक है ना, वो सारी धातुएं इसी के कदमों में आकर के गिरती हैं, अगर स्त्रीलिंग में शब्द बनाना है तो। समझ आ गया कितना व्यापक है सूत्र ये। सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा हो गई, और हमें नाम शब्द बनाना है। अब लकार नहीं लाने, नाम शब्द बनाना है, और स्त्रीलिंग का बनाना है। तो कहाँ आएंगे, इसी सूत्र के पास आएंगे, और कोई भी सूत्र नहीं लग सकता स्त्रीलिंग में। तो भले ही उदाहरण हमें जरा से दिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत व्यापक सूत्र है ये। चाहे सुबंत धातुएं हों, सुबंत नाम धातु, ठीक है ना, या फिर सन यंग आदि करके जो धातुएं बनती हैं वो भी सारी। तो देखो सबका दे दिया है उदाहरण इन्होंने। तो प्रत्यांतेभ्यो धातुभ्य स्त्रियाम अकारः प्रत्ययो भवति। ये प्रत्यय में भी कार जोड़ देते हैं ना, प्रत्यय क्या है सूत्र में तो अह प्रत्यय भवति, ऐसा नहीं कहा, क्या कहा, अकारः प्रत्यय भवति। तो कोई आपत्ति तो नहीं है कि अकार बोला है इन्होंने, तो हमें क्या करना है कि चिकीर्ष और अकार ऐसे लिखे हैं। कार भी जोड़े साथ में उसमें, ये बिना कार का हो गया। तो अकार से तात्पर्य अ, वर्ण की, वर्ण मात्र, क्यों एक वर्ण का प्रत्यय है तो वर्ण के आगे तो कार लग ही जाता है, उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। तो ये आर धातुक है, तो इसलिए जो धातुएं आएंगी यहाँ पर, तो उसमें अकार का तो लोप हो ही जाएगा, तो लोप से। और बाद में फिर दोबारा अजाय तष्टाप ये अवश्य लगेगा। इस सूत्र से अप्रत्यय करते ही, या आगे भी हम अंग प्रत्यय करेंगे वहां पर भी, और पीछे जो श प्रत्यय किया यहाँ भी, जहां जहां भी प्रत्यय अ है तो अजाद तष्टाप तो आगे लगना ही होता है। तो इस तरह से हमें दो प्रत्यय करने होते हैं स्त्रीलिंग के। यहाँ पर कितने प्रत्यय करते हैं तो एक से ही काम चल जाता है, ठीक है ना। यहाँ दो दो प्रत्यय करने होंगे, तो चिकीर्षा, जिहीर्षा, और पुत्रिया, पुत्र काम्या, देखो ये नाम धातुएं आ गई। यहाँ भी ऐसे होगा। अर्थ क्या होगा पुत्रिया का, अपने पुत्र को चाहने की इच्छा, बस यही अर्थ होगा। भले ही यहाँ पर अकर्तज का के संज्ञान भी चल रहा है साथ में, लेकिन वो भाव ही घट पाएगा यहाँ, ये सब भाव में है। ऐसे ही लोलू या है कंडू, या ये कंडवादि गण की कंडवाद्य भुजक से यक करेंगे तब भी सनाद्यंता धातव लगेगा। अर्थात ये सूत्र जब भी लगेगा तो इसका तात्पर्य है कि इससे पहले सनाद्यंता धातव लग चुका है, ये अनिवार्य है। चलो यहीं तक रखते हैं।
प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।